देश के जाने माने 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखे गए पत्र में इन वकीलों ने मांग की है कि एक खास ग्रुप न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। ये वही ग्रुप है जो 2018-19 में भी इसी तरह का काम किया करता था। चिट्ठी में लिखी गई है कि ये ग्रुप खासकर ऐसे मामलों में जिनमें भ्रष्टाचार के केसों से हो या फिर राजनेताओं के खिलाफ मामले चल रहे, इन मामलों में दखल देने की कोशिश करता है और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के न्यायालय के फैसले को अपने तरह से मनगढ़ंत बताने की कोशिश करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामलों में दखल दे और ऐसे करने से रोका जाए ताकि लोकतंत्र के प्रति लोगों के मन में हो रही अविश्वास की भावना को रोका जा सके। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एजेएसयू के प्रमुख सुदेश महतो के साथ मुलाकात की और चुनाव के संबंध में रणनीति पर विचार विमर्श किया। दोनों दलों की ये मुलाकात जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि दोनों दलों के बीच 2019 के विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं खटास आ गई थी रिश्तों में। बाद में केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से ये खटास खत्म हुई और इस बार गिरिडीह सीट से आजसू का प्रत्याशी जो है वो पिछली बार की तरह ही चुनाव लड़ रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी संभवतः वहाँ से उम्मीदवार होंगे। तो और अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो एजेएसयू की पकड़ खास करके कुर्मी वोटरों पर इतनी ज़्यादा है, मूलवासी वोटरों पर इतनी ज़्यादा है कि इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और दोनों का साथ ये बताता है कि जो मूलवासी वोटर हैं, आदिवासी वोटरों के कहीं ना कहीं नाराज होने की चर्चा के बाद मूलवासी वोटरों की चर्चा का महत्व जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में इस मुलाकात का विशेष महत्व माना जा सकता है और जिस तरह से दोनों ने अपने मनभेद को भुलाया है, मतभेदों को भुलाया है, उसके बाद उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस लोकसभा चुनाव में परिणाम पहले से भी बेहतर दिखाई देगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। महायुति में शामिल कई नेताओं के विरोध के बावजूद भी बीजेपी ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बना दिया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच देर रात करीब 11 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नवनीत राणा को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दे दी, जिसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने कहा कि नवनीत राणा के खिलाफ वो चुनाव में मैदान में उतरेंगे क्योंकि ये टिकट उनको मिलना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे निर्दलीय विधायक बच्चू कडू ने भी नवनीत राणा के खिलाफ ताल ठोक दी है और उन्हें हराने की बात कर रहे हैं। इस बीच लगातार मंथन जारी है और यही वजह रही कि नवनीत राणा को देर रात बीजेपी में शामिल होने के बाद सुबह सुबह मुंबई पहुंचना पड़ा, जहां पर उन्होंने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और साथ ही साथ देर रात अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। महाराष्ट्र में सियासत कुछ इस तरीके से बदल रही है कि लगातार पार्टियों के भीतर गतिरोध बढ़ते जा रहा है। फिर महायुति की बात हो या महाविकास अघाड़ी की, दोनों तरफ ठीक उसी तरीके से सियासी चालें चली जा रही हैं ताकि एक दूसरे के खिलाफ लोग चुनाव में ताल ठोक पाएं। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बीमा भारती को टिकट देकर बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। दर्द पप्पू यादव को हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द में बीजेपी है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के मुंह में पप्पू यादव का टिकट कटवा दिया है। बीजेपी का आरोप ये भी है कि लालू प्रसाद किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि कोई और यादव नेता बिहार में उनके बराबरी का हो। शायद यही वजह है कि कांग्रेस लगातार दबाव बना रही थी कि पूर्णिया की सीट उसे मिले और पप्पू यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया जाए, और आनन फानन में लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट थमा दिया। दुनिया को छोड़ दो, लेकिन पूर्णिया की बात मत करो पप्पू यादव। लालू प्रसाद ने कह दिया
कि अब कोई यदुवंशी समाज का बेटा मेरे बेटे के अलावे राजनीति नहीं करेगा। जिस प्रकार से पप्पू यादव को एक टिकट के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, नाक रगड़ना पड़ रहा है, और लालू प्रसाद जी आराम से बैठे हैं। वहीं आरजेडी नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव को दिया गया है और उन्हें ही अधिकृत किया गया था, और ऐसी स्थिति में वो जिसे चाहें टिकट दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस तरह के बातों से साफ इनकार करते हुए आरोप लगा रही है कि ये रटा रटाया जुमला है जो आरजेडी के नेता लगातार देते हैं, लेकिन वास्तव में लालू प्रसाद यादव किसी यादव को किसी भी कीमत पर पनपना नहीं देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पप्पू यादव का टिकट काटा गया है। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है। हालांकि सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने खुद कोर्ट के समक्ष अपनी बात कही और ये कहा कि ईडी यानी कि जो जांच एजेंसी है वो एक्सटॉर्शन का जरिया बन चुकी है। पहले आरोपियों को धमकाना, दबाव बनाना, फिर अप्रूवर बनाना, सरकारी गवाह बनाना, इसके बाद मेरे खिलाफ बयान दिलवाना, ये पैसा उगाही का एक जरिया बन गया है। हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये बात सरासर झूठी है और हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में यूज़ किए गए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन कोर्ट का अपना खुद का काम है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई होती है तो पूछताछ के दौरान केजरीवाल और क्या कुछ बताते हैं ईडी को, और ईडी कोर्ट में उस बात को कैसे रखती है, किन सबूतों की बात करती है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यानी 1 अप्रैल का। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और तारीखों के ऐलान के साथ ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, यानी कि पूरे देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। लेकिन आप देखिए प्रयागराज के दरभंगा कॉलोनी के आसपास की दीवारों पर आप देखिए किस तरह से पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है, यानी कि आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या जिला प्रशासन की नज़र इन दीवार पर बनी पेंटिंग्स पर नहीं जा रही है? दरभंगा कॉलोनी पे बात की जाए तो अभी भी कमल के चुनाव चिन्ह हमको दिख रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार के स्लोगन भी हैं वहाँ। नहीं, 2 बातें हैं। जैसे अब की बार मोदी सरकार, ये जनता का आह्वान है और जनता का आह्वान है और जनता ने अपने घरों पर अगर लिख रखा है तो नहीं, सरकारी दीवार नहीं, और लिख रखा है तो होगा। और जहाँ कहीं इस तरह की स्थिति है तो आचार संहिता लगी है, उसके पहले तो प्रचार प्रसार का काम था, तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार के मानदंड हैं उन मानदंडों पर चीज़ें ठीक होंगी। चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं चुनाव को लेकर, चुनाव संहिता का तौर पर आचार संहिता का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान उनके लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दरअसल क्षत्रिय समाज को लेकर केंद्रीय मंत्री ने एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज नाराज हो गया है और अब क्षत्रिय समाज इस बात की मांग कर रहा है कि राजकोट से उनकी उम्मीदवारी वापस हो, भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदवारी को रद्द करे और दूसरे उम्मीदवार को लेकर आए। हालांकि क्षत्रिय समाज अब यह भी कह रहा है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, महज वह क्षत्रिय समाज के विरोध के कारण पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस चाहते हैं और इसी को लेकर पूरे राज्य में धरना और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग से भी मांग की है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। क्षत्रिय समाज ये घोषणा कर चुका है कि राज्य में उनके खिलाफ जगह जगह आवेदन दिए जाएंगे और यदि फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगी तो पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ राजकोट में क्षत्रिय समाज अपना विरोध जारी रखेगा। नहीं, हमें बीजेपी पार्टी से हमें कोई विरोध नहीं है। हम काफ़ी सारे हम लोग बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी सामाजिक संगठन होते हैं उनके कोई भी एक पार्टी से प्रेम भाव नहीं होता है, बट हमारा विरोध रूपाला जी से है कि अगर उनकी टिकट वहाँ राजकोट से नहीं काटी गई, उनकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की गई
तो फिर हम उनके विरोध में जो भी हो सकता है, हमारे राजपूत समाज है वो उसके अगेंस्ट काम करेंगे। हालांकि यह बात बार बार स्पष्ट की जा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से क्षत्रिय समाज को कोई बैर नहीं है, वह महज पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस चाहते हैं। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है, लेकिन प्रचार के मामले में इंड अलायंस उत्तर प्रदेश में काफी पिछड़ गई है। जहां एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दिया है, प्रदेश के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार का श्री गणेश कर चुके हैं। वहीं 31 मार्च को प्रधानमंत्री मेरठ में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, अभी उधर से कोई चुनाव प्रचार का श्री गणेश नहीं हुआ है और साथ ही न कोई प्लान दिखाई दे रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रचार वैसे ही हो रहा है, हर एक जगह समाजवादी पार्टी के नामों को लेकर चर्चा है। तो इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वंद में फंसी हुई है, उनके पास कोई रूट मैप नहीं है कैसे जनता के बीच जाना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच रही है। कि भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग और डिटेल प्लानिंग के साथ काम करती है, अहरनिश काम करती है। 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। केवल चुनाव में चुनावी मेढक की तरह सामने निकल कर नहीं आता है। जबकि समाजवादी पार्टी तो आज चुनाव के मौके पर आपसी द्वंद में उलझी हुई है, अभी भी सिर फुटबॉल कर रही है। जब जब चुनाव आता है तब समाजवादी पार्टी के भीतर सिर फुटबॉल सतह पर दिखाई देने लगती है। पहले ये आपस में लड़ रहे, फिर भाजपा से लड़े। भाजपा तो इस बार 80 में 80 सीटें यूपी में जीतने के लिए और देश भर में इस बार अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम कर रही है। सहयोगी राहुल के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद लोग दल बदल करना शुरू कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सावित्री जिंदल और उनकी बेटी सीमा जिंदल को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करवाया। हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वर्तमान मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में सावित्री जिंदल और उनकी बेटी सीमा जिंदल ने हिसार में कांग्रेस का दामन थामा। आपको बता दें कि पहले सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में हिसार लोकसभा सीट के लिए जहां बीजेपी ने चौधरी रंजीत सिंह को अपनी तरफ से मैदान में उतारा है, उनके समर्थन के लिए सावित्री जिंदल और उनकी बेटी सीमा जिंदल को बीजेपी में शामिल करवाना है। अब देखा जाए तो जिस तरह से हिसार में जिंदल परिवार का महत्व है और जिस तरह से इलाके में उनकी छाप है, ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने हरियाणा में सावित्री जिंदल को बीजेपी में ज्वाइन करवाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो जिंदल परिवार बीजेपी के कैंडिडेट की हिसार लोकसभा सीट पर जीत में क्या भूमिका निभाता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता से संपर्क में लग गए हैं। वहीं बात करें लखीमपुर खीरी के प्रशासन की, तो प्रशासन डीएम समेत सभी आला अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष कराने के लिए लगातार प्रशासन लग चुका है। उसने अपनी कमर कस ली है। चूंकि लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से जुड़ा इलाका है, इसलिए बॉर्डर के इलाके में कैमरे से लैस कर दिए गए हैं और हर आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर प्रशासन की है। वहीं जो ईवीएम मशीन है, इसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनता को पहुंचकर जनता को उसकी सही प्रक्रिया इस्तेमाल करने की और कई अधिक जानकारी भी जनता तक प्रशासन पहुंचा रहा है। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी राहुल कश्यप के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में शामिल हुई शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन लंबे अरसे के बाद रांची पहुंची। हवाई अड्डे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
स्वागत करने वालों में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी गई और मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए सीता सोरेन ने साफ कहा कि 14 लोकसभा सीट, झारखंड की जो 14 लोकसभा की सीटें हैं, उन सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इस बार जो है वो एक भी सीट सत्ताधारी गठबंधन को किसी भी सूरत में देखने को नहीं मिलेगी। दुमका के बारे में उन्होंने एक सवाल के जवाब में खास तौर पर कहा कि भले ही हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़े या कोई भी लड़े, जीत सीता सोरेन की ही होगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज नामांकन का आखिरी दिन था। इसके साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दी है। बीजेपी एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पे मैदान में उतर रही है। मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी एक बार फिर से लोगों से वोट देने की अपील कर रही है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रचार गाड़ियों की, जिसमें लगभग 51 प्रचार गाड़ियां हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर मोदी की गारंटी और विकसित भारत का प्रचार प्रसार करेगी और इसी के सहारे जो है बीजेपी दर्शकों से वोट मांगेगी। फिर एक बार मोदी सरकार कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए, इन सभी स्लोगन लगाए हुए हैं गाड़ियों पे और एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं, जिसपे जो पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट द्वारा और एनडीए सरकार द्वारा जो भी विकास योजनाएं चलाई गई हैं, जो भी कार्य लोगों के हित में किए गए हैं, उन तमाम विकास कार्यों को जो है लोगों के बीच में दिखाया जाएगा और इसी के नाम पे लोगों से वोट देने की अपील की जाएगी। भाजपा की हाईटेक चुनाव प्रचार जो है लगभग सभी जिलों में जाकर आज शाम से ही चुनाव प्रचार शुरू कर देगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये कुल 51 गाड़ियां हैं, जिसे जो है आज प्रदेश अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर भाजपा प्रदेश कार्यालय से तमाम जिलों में रवाना किया है। पटना से सहयोगी कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। पीतल की नगरी मुरादाबाद में जैसे जैसे तापमान बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ते जा रही है। आपको बता दें कि एसटी हसन का नामांकन निरस्त हो गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से रुचिवीरा अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो गई है, जिसके बारे में जिलाधिकारी मुरादाबाद ने बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुंवर सर्वेश सिंह प्रत्याशी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो इरफान सैफी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुल 13 लोग अभी तक मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी है। हालांकि 2 दिन अभी शेष है जिसमें लोग अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि एसटी हसन के टिकट कटने के बाद सियासत किधर रुख करती है और जो अकलियत के मतदाता हैं वह बसपा की तरफ तो कहीं नहीं शिफ्ट करते। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलना लाजमी है। अब किसे लाभ मिलेगा, किसका नुकसान होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और रुचिवीरा के लिए आजम खान की लामबंदी कितनी काम कर पाती है, यह 4 जून के नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। देश के सबसे बड़े चुनावी रण क्षेत्र के आसपास के चुनावी क्षेत्रों में टिकट को लेकर सस्पेंस कायम है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा हो चुकी है कि वो वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अजय राय यहां मैदान में हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। तो यहाँ पर मुकाबले के लिए दोनों पक्षों से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन पूर्वांचल के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक टिकट की घोषणा न होने से सस्पेंस कायम है। अगर बात की जाए गाजीपुर की तो वहां भाजपा ने अभी तक किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि पूर्वांचल के
कई जिले ऐसे हैं जहां पर टिकट का संशय बरकरार है और इसको लेकर कार्यकर्ता भी अभी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रत्याशी को लेकर संशय खत्म नहीं हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा पूर्वांचल के इन महत्वपूर्ण चुनावी क्षेत्रों से टिकट को लेकर अपना सस्पेंस कब दूर करती है और प्रत्याशियों की घोषणा कब करती है। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने कल अपने 3 उम्मीदवारों को और घोषणा कर दी है। दमोह से तरवर लोधी, विदिशा से प्रताप भानु शर्मा और गुना से राव यादवेंद्र सिंह की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। 29 सीटों की बात करें तो अब तक कांग्रेस 25 उम्मीदवार घोषित कर चुका है, यानी 22 पहले घोषित हो चुकी हैं, 3 सीटों पर कल घोषणा हुई है। इस तरह से 25 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 29 सीटों में से कांग्रेस मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट खजुराहो की है, उसे समाजवादी पार्टी को यानी इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दिया गया है और 3 सीटों पर घोषणा होना अभी बाकी है। इन 3 सीटों में बात करें तो ग्वालियर की और मुरैना की महत्वपूर्ण सीट है। इसके साथ साथ खंडवा पे भी उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाना है। वहीं बीजेपी ने अपने सभी 29 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, मगर अभी तक कांग्रेस के पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार शुरू करके बढ़त बनाती हुई दिख रही है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।